हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 के अप्रैल में होने वाले टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का है। एक का सही उत्तर डी होगा। रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन सीमित होते हैं, यानी अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन रॉबिन्स ने कहा था। एक का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2, आर्थिक क्रिया के प्रकार नहीं है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार नहीं है? उपयोगिता। 2 का सही उत्तर बी होगा। उपयोगिता आर्थिक क्रिया का प्रकार नहीं होता है। उपयोगिता एक गुण है जो प्रत्येक वस्तु के अंदर पाया जाता है, जो आर्थिक क्रिया का प्रकार नहीं होता है। 2 का सही उत्तर बी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा क्या उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित है? क्या उत्पादन किया जाए का अर्थ होगा कौन सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए, यानी उत्पादन का चयन करना है। 3 का सही उत्तर सी होगा। उत्पादन का चयन करना मतलब कौन सी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए का अर्थ होगा। 3 का सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति होती है? कौन सा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पाया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब आर्थिक क्रिया सरकार के अंदर होती है। ठीक है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सरकार का हाथ होता है, यानी 4 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया? हिक्स एवं एलन ने दिया। उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत हिक्स और एलन ने दिया है। 5 का सही उत्तर सी होगा। हिक्स एवं एलन ने उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण को दिया है। आगे देखिए सवाल नंबर 6 देखिए, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य जब होता है तो उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। 6 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कलम की कीमत में वृद्धि होने से स्याही की मांग क्या होगा? कलम और स्याही दोनों पूरक वस्तु है, दोनों साथ साथ प्रयोग करते हैं, तो कलम का दाम बढ़ने से कलम का डिमांड घटेगा, जिसके चलते स्याही का डिमांड अपने आप घट जाएगा, यानी 7 का सही उत्तर बी होगा। कलम का दाम बढ़ने से कलम का डिमांड घटने के कारण स्याही की मांग अपने आप घट जाएगी। 7 का सही उत्तर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा संबंध सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा इच्छा होता है। जब इच्छाओं का चयन करते हैं तो वह आवश्यकता बन जाता है, और आवश्यकता का जितना भाग पूरा होता है वह बाद में मांग बन जाता है, यानी सबसे बड़ा इच्छा, उससे छोटा आवश्यकता और सबसे छोटा मांग। 8 का सही उत्तर सी होगा। इच्छा सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा में आवश्यकता और सबसे छोटा मांग। ठीक है, 8 का सही उत्तर सी। आगे देखिए सवाल नंबर 9, मांग की लोच है। मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है। मांग की लोच एक
मात्रात्मक कथन होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जितनी मात्रा में परिवर्तन होता है उसको मांग की लोच कहते हैं। इसीलिए मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन होता है। 9 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तब मांग की लोच कितनी होती है? जब मांग वक्र एक्स अक्ष के पैरेलल होता है तब मांग की लोच ईडी बराबर इन्फिनिटिव होती है, यानी पूर्णतः लोचदार होती है। 10 का सही उत्तर सी होगा, पूर्णतः लोचदार। आगे देखिए सवाल नंबर 11। सापेक्षतः बेलोचदार मांग होती है। बेलोचदार मांग का अर्थ होता है इकाई से कम, एक से कम। 11 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति होती है अत्यधिक लोचदार। दीर्घकाल में टाइम बेसी होने के चलते पूर्ति को आसानी से कम बेसी कर सकते हैं, इसीलिए पूर्ति में अत्यधिक हम चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, यानी दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति अत्यधिक लोचदार होगा। 12 का सही उत्तर सी। आगे देखिए सवाल नंबर 13। यदि किसी वस्तु की कीमत में केवल 15% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में 40% की वृद्धि हो तो वस्तु की पूर्ति होगी। जब कीमत में 15% और पूर्ति में 40% की वृद्धि होगी तो यहाँ पर कीमत से अधिक पूर्ति बढ़ रहा है, इसीलिए वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी, एक से अधिक होगी। 13 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत एवं पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। 14 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 15। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं? अल्पकाल में टाइम कम होने के चलते कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधन दो तरह के होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। 15 का सही उत्तर उपयुक्त दोनों होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। उत्पत्ति के कितने नियम होते हैं? उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं। उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, 16 का सही उत्तर बी 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के प्रतिफल से। पैमाने के प्रतिफल को दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। 17 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर। देखिए कुल लागत टोटल कॉस्ट एवं कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो अंतर होता है वह कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, जो उत्पादन के बढ़ने घटने पर स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी 18 का सही उत्तर सी होगा, स्थिर रहता है। जब उत्पादन बढ़ेगा चाहे उत्पादन घटेगा, कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर कुल स्थिर लागत होता है, जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहता है। 18 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 19। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम, शॉर्ट नाम आर्थिक लागत भी होता है। 19 का सही उत्तर ए होगा। अवसर लागत का अल्टरनेटिव नेम होता है आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट। ए नंबर सही उत्तर 19 का। आगे देखिए सवाल नंबर 20। जब एसी एवं एमसी दोनों गिरता है तब एसी एमसी से अधिक होता है। जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों गिरता है तब एसी एमसी से अधिक होता है। 20 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 21। कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कुल आगम में टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। 21 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 22, जब औसत आगम घट रहा होता है तब, औसत आगम घट रहा होता है तब AR MR से अधिक होता है। 22 का सही उत्तर बी होगा। जब एवरेज रेवेन्यू घटता है तब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से अधिक होता है। 22 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 23, यदि एक वस्तु की 5 इकाइयाँ बेचने पर कुल आगम 100 तथा 6 इकाइयाँ बेचने पर सीमांत आगम 8 रुपया है तो 6 इकाइयों का कुल आगम कितना होगा? 6 इकाइयों का कुल आगम हो जाएगा 100 जोड़ 8, 108 सही उत्तर। 23 का सही उत्तर सी होगा। 5 इकाई से टोटल रेवेन्यू 100 है, 6 इकाई का सीमांत आगम 8 है तो 6 इकाई का कुल आगम हो जाएगा 100 जोड़ 8 यानी 108 सही उत्तर। 23 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को कहा जाता है कीमत स्वीकारक, प्राइस टेकर, जो प्राइस को टेकता है, स्वीकार करता है फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग दाम को तय करता है, इसलिए उद्योग को प्राइस मेकर कहते हैं और सभी फर्म दाम को स्वीकार करके अपना सामान को बेचता है, इसलिए उसको कीमत स्वीकारक, प्राइस टेकर कहते हैं। 24 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विभेदीकृत कीमत यानी अलग अलग कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? कीमत विभेदीकरण एकाधिकार बाजार में पाया जाता है। 25 का सही उत्तर बी होगा। मोनोपोली मार्केट में, एकाधिकार बाजार में कीमत विभेदीकरण, अलग अलग कीमत पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। 26 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 27, एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है? अत्यधिक होती है। एकाधिकार बाजार में, मोनोपोली मार्केट में कस्टमर एक से अधिक होता है लेकिन विक्रेता एक होता है। यदि विक्रेता बोलेगा, दुकानदार बोलेगा तो एक होगा, फर्म बोलेगा तो एक होगा, लेकिन बोलेगा कस्टमर तो अत्यधिक होगा। क्वेश्चन में कस्टमर बोल रहा है, क्रेताओं की संख्या बोल रहा है, तो 27 का सही उत्तर डी होगा, अधिक होगा। आगे देखिए 28, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी होती है। जब बाजार में पूर्ति में कमी होगा तो वस्तु का दाम बढ़ने लगेगा। 28 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 29, किसने कहा कि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा संतुलन कीमत का निर्धारण होता है? मार्शल ने कहा है। मार्शल ने कहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर। किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा संतुलन कीमत का निर्धारण होता है, यह बात मार्शल ने कहा है। 29 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 30, बाजार मूल्य संबंधित होता है। अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। बाजार मूल्य मतलब प्रचलित मूल्य, परिवर्तनशील मूल्य, अति अल्पकालीन मूल्य। 30 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 31, फर्म के संतुलन का अनिवार्य शर्त है MR बराबर MC। जब MR बराबर MC होता है तो वह फर्म का अनिवार्य संतुलन शर्त होता है। 31 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 32, पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म के मांग की लोच होती है। ED बराबर इन्फिनिटी, पूर्णतः लोचदार, X अक्ष के समांतर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के मांग की लोच ED बराबर इन्फिनिटी होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। 32 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए 33, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का है, JB से का है। तो यहाँ पर रॉबिन्स दिया हुआ है ऑप्शन सी में। 33 का सही उत्तर सी होगा। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान होता है, पॉजिटिव साइंस होता है। 33 का सही उत्तर सी। आगे देखिए 34, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र आर्थिक समस्या को दर्शाता है। 34 का सही उत्तर डी होगा। PPC,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? गॉसेन। गॉसेन सम सीमांत उपयोगिता नियम को दिया है, जिसको गॉसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। 35 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 36, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग वक्र का ढाल होता है धनात्मक। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए कीमत मांग वक्र का ढाल चाहे कीमत मांग की लोच पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। 36 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 37, कीमत के घटने या बढ़ने पर जब कुल व्यय स्थिर रहता है तब मांग की लोच कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। जब वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने पर कुल व्यय, कुल खर्च स्थिर रहता है, कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब मांग की लोच 1 के बराबर होती है, इकाई लोचदार मांग होती है। 37 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 38, श्रम का परिश्रमिक क्या है? श्रम मतलब लेबर। लेबर का परिश्रमिक क्या है? लेबर को अपने काम के बदले क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है। ठीक है, मजदूर को अपने काम के बदले मजदूरी मिलता है, यानी श्रम का परिश्रमिक मजदूरी होगा। 38 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 39, यदि क्वांटिटी बराबर 20 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट बराबर 40 रुपया एवं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर 35 रुपया हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी कितना होगा? तो पहले हमको इसके लिए एएफसी निकालना होगा। एएफसी बराबर होता है एसी माइनस एवीसी, यानी 40 माइनस 35 बराबर 5 रुपया। अब निकल जाएगा टीएफसी बराबर एएफसी इंटू क्यू, यानी 5 गुना 20 बराबर 100 रुपया। 39 का सही उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 34, एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः QD बराबर 10 माइनस 2P तथा QS बराबर 5 प्लस 3P है, तो साम्य कीमत संतुलन कीमत कितनी होगी? 1 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया। एक वस्तु का मांग और पूर्ति का समीकरण दे दिया है, संतुलन कीमत कितना होगा? तो संतुलन की अवस्था में मांग बराबर पूर्ति होता है, मांग बराबर पूर्ति होता है। ठीक है, मांग दिया है 10 माइनस 2P, पूर्ति दिया है 5 प्लस 3P, दोनों को लिख दिए बाएं दाएं। अब क्या करेंगे, दाएं के 5 को बाएं लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर 5 बचा, और बाएं के माइनस 2P को दाएं लाएंगे तो 3P और 2P 5P हो जाएगा, यानी 5 बराबर 5P तो P बराबर 1 रुपया, यानी 40 नंबर सवाल का सही उत्तर ए होगा, 1 रुपया। संतुलन की अवस्था में मांग बराबर पूर्ति होता है, दोनों को बराबर कर दीजिएगा और P का मान निकाल लीजिएगा, 1 आएगा। 40 का सही उत्तर ए होगा। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12 में मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ 40 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग अपने एग्जाम का तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए।